हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपकी सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी वाली, उसका चैप्टर 3 इक्वालिटी, जिसको हम कहते हैं समानता। और ये न्यू वीडियो है 2025-26 सेशन के अकॉर्डिंग, और आपको इसके इजी पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये यूज़र नेम है, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @class11ESP। यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स, सारे के सारे वीडियोस के लिंक और जितने भी पीडीएफ के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, eklavyastudypoint.com। यहाँ भी आपको नोट्स मिल जाएंगे देखने को, क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमिंग सून है। तो देखो, सबसे पहले आज का जो हमारा चैप्टर है इक्वालिटी, इसको हम समझते हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने समझा था फ्रीडम किसे कहते हैं। फ्रीडम में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि भाई हमें आज़ादी हो, हम जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन विद इन लिमिट्स। ठीक है, एक लिमिट वर्ड भी उसके साथ था। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक वहां पे टर्म आई थी पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी या मतलब या फिर पॉजिटिव फ्रीडम, उसको हम कहते हैं जहां पे आप एम्पावरमेंट की बात करते हो, जहां पे जिन लोगों के पास कुछ राइट्स नहीं है, जिन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनको अगर मान लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने लिख दिया फ्रीडम, लेकिन वहीं अगर किसी बच्चे के पास वो पैसे नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो उस फ्रीडम को क्या करेगा? उसका कुछ मीनिंग नहीं बचता ऐसे केस में। सो इक्वालिटी का मतलब होता है यहाँ पे जो टर्म आई है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो सभी ह्यूमन बींग्स को बोलता है कि आप इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो एंड कंसिडरेशन ड्यू टू देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। हम सभी लोग इंसान हैं, हम सभी लोग मानव हैं, ह्यूमन हैं, और हम सब डिजर्व करते हैं कि हमको इक्वली ट्रीट किया जाए। बिल्कुल ऐसा ना हो किसी इंसान को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दो और किसी को आप बोल दो अरे ये तो बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी हमेशा इसी चीज के ऊपर बात करती है कि भाई हम जो इंसान है ना, ये हम सबको भगवान ने एक जैसा ही बनाया है। सो इट डज नॉट इम्प्लाई ट्रीटिंग एवरीवन आइडेंटिकली इन एवरी सिचुएशन, बट ensuring फेयरनेस एंड जस्टिस इन ट्रीटमेंट। ये भी नहीं है कि आप सबको हर सिचुएशन में ही सेम मान लो, इसका ये कतई भी ये मतलब नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस मतलब कॉन्सेप्ट को आप ऐसे ले रहे हो कि यार अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है और एक बच्चा बहुत पढ़ता है तो आप दोनों को एक ही तराजू में तो कैसे तोल लोगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो है वो हमारा एक सिंपल सा यही मतलब बनता है कि आप सभी को हर सिचुएशन में सेम तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, लेकिन जहां भी आप करोगे फेयरनेस के साथ करोगे और जस्टिस सभी के साथ होना चाहिए, यानी कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और फेयर यानी कि हम हमेशा फेयर रहें, हम हमेशा अनबायस्ड रहें, हम किसी के साथ भी बायस्ड ना रहें। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सभी को फेयरली ट्रीट करो। तो हमारा इस चैप्टर का जो इंट्रो है उससे आपको इतना तो समझ में आया होगा कि इक्वालिटी हमें सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि हम सब इंसान हैं, हम सब एक हैं, हम सब का धर्म अलग हो सकता है कि हमारी नस्ल अलग हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी डिजर्व इक्वल ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब देखो कुछ डिस्टिंक्शंस हैं। आप सभी को तो इक्वल नहीं मान सकते। जैसे मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पुलिस वालों के काफिले के साथ क्यों चल रहे हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे। सो ऐसा नहीं होता। ये जो प्रिविलेजेस होती हैं, ये जो कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पे होता क्या है कि ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये हमारे देश को चलाने वाले लोग होते हैं, इनको एक अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। या कोई मतलब मिलिट्री का कोई जनरल है या कोई भी ऐसे बड़े पोस्ट पर है, तो उसके साथ अगर थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट होता है तो वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो उस पद पर है। ठीक है, ये सभी पर लागू नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग इस पावर का मिसयूज करते हैं तो फिर वो गलत है, फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैंने एक बार सुना था, मैं आपको एक बार का एक किस्सा बताऊं कि एक एरिया का एमपी हुआ करता था, तो उसको एक कार जो मिलती है ना, उसके आगे वो लिखते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
तो उन्होंने क्या करा था, अपने जितने भी भांजे भतीजे थे सबकी गाड़ियों के आगे वो एमपी वाला वो लगवा दिया था, तो जिसका बहुत मिसयूज करते थे। सिमिलरली ऐसा मैंने खुद भी एक एक बारी देखा था कि वो जो पुलिस वाला एक स्टिकर होता है, तो किसी के घर में जो है, किसी के फादर पुलिस में है, तो वो क्या करेगा, जो अगर उसका कोई लड़का है तो वो अपनी बाइक पे अपनी कार पे भी वो पुलिस का स्टिकर लगा लेगा, मतलब थोड़ा सा एक शो ऑफ करने के लिए। सो ये ना इस पावर का मिसयूज होता है। अगर आप उस पद पर हो तो आप उसको स्टिकर को लगाओ, उसकी गरिमा बनाए रखो, लेकिन आप अपने भांजे भतीजे चाचा फूफा ताऊ सबको अगर एमपी का स्टिकर दे दोगे तो वो उसका कितना मिसयूज कर रहे हैं आपको उसका आइडिया भी नहीं होता है। क्योंकि बहुत से पोस्ट पे ऐसे लोग होते हैं जिनको टोल माफ होता है। अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे हो तो आपको पता है टोल टैक्स देना होता है, लेकिन कुछ लोगों को टोल टैक्स से एग्जेम्पशन होता है। सो होता क्या है कि यही लोग फिर क्या करते हैं, अपने बच्चों बच्चों को भी सब पे वो एमपी एमएलए लगवा देते हैं, तो ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आई गेस आपको अब थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा, जो हमारा ये जो चैप्टर है इक्वालिटी या हमने पढ़ा फ्रीडम, ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर्स हैं सारे। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी की तरह पढ़ रहे हो उसको, मैं इसको आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप इसको कनेक्ट कर पाओ। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या सही है, एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है। एक्सेप्टेबल है अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की गाड़ी के ऊपर पीएम लिखा है, भारत सरकार लिखा है, पर एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर उनके भांजे भतीजे की कार के ऊपर भी ये लिखा हो। ठीक है, तो आप इस चीज को समझें। वाई डज इक्वालिटी मैटर? देखो आखिर हम ये इक्वालिटी की बातें करते क्यों हैं, आखिर ये जो इक्वालिटी है ये मैटर क्यों करती है, आखिर क्यों हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, आखिर वाई? क्योंकि इक्वालिटी क्या एक मोरल और एक पॉलिटिकल आइडियल है, यानी कि एक अच्छी बात है, मोरलिटी की बात है कि आप अगर एक समाज में रहते हो तो भाई आप सभी को इक्वली तो आप ट्रीट करो ही करो। ठीक है, ये तो इसमें आपको करना चाहिए, नो डाउट, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कि ह्यूमन सोसाइटीज, जब से हमारे ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आए हैं तो बहुत ही ज्यादा ये अच्छी चीज है कि हमें इक्वल रहना चाहिए। और एक ये पॉलिटिकल आइडियल भी है कहीं ना कहीं कि जब आप किसी देश को चलाते हो तो पॉलिटिकली भी सभी को इक्वल समझा जाए। ऐसा ना हो किसी को आप ज्यादा वीआईपी समझ रहे हो, किसी को आप बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ रहे हो। सो ये फोकस आखिर किस पे कर रहा है, आप थोड़ा गौर करो। एम्पेसाइज जो है ये कर रहा है द इक्वल वर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ कलर, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी। आपका कलर मीन्स आपका कॉम्प्लेक्शन चाहे डार्क हो, चाहे लाइट हो, चाहे वाइट हो, चाहे कैसा भी हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, आपकी रेस कुछ भी है या आपकी नेशनैलिटी कुछ भी है, हम हैं तो सभी ह्यूमंस। सो ह्यूमंस के साथ जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पूरे चैप्टर में बताई जा रही है अपने को। ठीक है, आपको एक निचोड़ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब आप समझोगे। आगे बढ़ते हैं अब हम, देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर हम इतिहास के पन्नों में झांके तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने कभी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 18 सेंचुरी में ये हुई थी। सो एक स्लोगन आया था वहां से निकलकर, एक तो लिबर्टी की बात आई थी और एक इक्वालिटी की बात आई थी और एक आई थी फ्रेटर्निटी की बात आई थी निकल के। ठीक है, ये तीन स्लोगन्स हमें कहाँ से मिले हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले हैं। होता क्या है कि यहाँ पे लिबर्टी जो हमने आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था, आजादी की बात करी थी, ये लिबर्टी वर्ड भी निकल कर आया था, ये स्लोगन एज अ स्लोगन फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फिर इक्वालिटी जो कि हमारा करंट में अभी चैप्टर चल रहा है, ये इक्वालिटी की बात भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल कर आती है। फिर है अपना फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी को आप कह सकते हो भाईचारा, बंधुत्व। जब आप भाईचारे के साथ रहोगे, जब आप सभी को इक्वल ट्रीट करोगे, जब सभी लोग आजाद होंगे ना, सो ऐसे में फिर रेवोल्यूशन होगा, एक क्रांति होगी। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ फाइट अगेंस्ट फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। जो राजा महाराजा थे वहां पे, और वो कितने गलत तरीके से मिसयूज कर रहे थे अपने पावर्स का, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे वहां पे, जो बड़े बड़े लोग थे सोसाइटी के अंदर, उनके अगेंस्ट ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। और उस रेवोल्यूशन से ये तीन चीजें निकल कर आई थी। इसके अलावा जब आप 20th सेंचुरी के ऊपर फोकस करोगे तो आपको एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलोनी किसे कहते हैं। तो जब ये यूरोपियंस लोग किसी को भी अपना गुलाम बना लिया करते थे तो वो उसको कॉलोनाइज करते थे और उसको फिर वो कॉलोनी कहते थे अपनी, एंड वहां पे अपना वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। सो इक्वालिटी वॉज अ रैलिंग क्राई इन लिबरेशन मूवमेंट्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका।
सो हुआ क्या कि ये जो एशिया है और या फिर हमारा अफ्रीका है, मैंने आपको बताया ये अंग्रेज लोग अफ्रीका में भी थे, ये अंग्रेज लोग एशिया में भी थे। सो हर जगह पर लोग चाहते थे इक्वालिटी, हम सभी को अपना वो राइट मिलकर रहे, हम सभी को वो अपॉर्चुनिटीज मिलकर रहे। सो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से भी निकल के आएंगे, जब आप ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को पढ़ोगे तो भी आपको पता चलेगा। प्रेजेंटली अगर मैं आपको बताऊं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, अब ये मार्जिनलाइज्ड वर्ड्स का मतलब होता है जो बिल्कुल हाशिए पर ऐसे ग्रुप्स हैं, जो मतलब एक होता है मेन स्ट्रीम जो समाज है हमारा, एक होता है समाज से कटकर जो लोग जी रहे हैं बिल्कुल बाहर कोने पे, जिनको आप कह सकते हो दलित्स, ठीक है, जिनको आप कह सकते हो आदिवासी, जिनको आप कह सकते हो एसटी एससी कम्युनिटी के लोग और विमेन। सो इन लोगों के लिए आवाज उठाना, इनको इक्वल राइट्स दिलवाना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि असल में तो इक्वालिटी चैप्टर आपको तभी काम का है जब आप समझ पाओगे कि दलित्स के साथ कितना बुरा हुआ है, विमेन के साथ कितना बुरा हुआ है, आदिवासी लोगों के साथ कितना बुरा है। अगर आप इंडिया में रहते हो और अगर आप पोल थ्योरी की ये बुक पढ़ रहे हो तो इक्वालिटी का सीधा कनेक्शन इंडिया का इसी सब चीजों से है, कास्टिज्म से, क्योंकि जो भेदभाव, जो जातिगत किसी को बोल देना कि तू दलित है, मैं ब्राह्मण हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जब भी आपको ये यूजफुल है, फ्रूटफुल है ये चैप्टर, जब आपके मुंह से ये निकले कि हाँ भाई सभी को हमें इक्वल मानना है, जात पात की करो विदाई, हम सब आपस में भाई भाई, खासकर हिंदू, ठीक है, जो क्योंकि ये सब उसमें ज्यादा था, ठीक है, कि मतलब कास्ट सिस्टम बना देना, वर्ण व्यवस्था वगैरह, वर्ण सिस्टम। सो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप जब समझ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इंडिया के बाहर भी था और ये फ्रेंच सोसाइटीज में भी था, ठीक है, ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। अगर मैं आज की बात करूं इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में, सो देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बॉडीमेंट यानी कि इक्वालिटी इज एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ मैनी नेशंस। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की भी बात करूं तो बहुत से दुनिया के देश हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो इक्वालिटी है इसको रखा है, इंक्लूडिंग अपना इंडिया। सो हमारे इंडिया में आज क्लियरली कहा जाता है कि इक्वालिटी आप सभी का एक फंडामेंटल राइट है, कि आप सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए रिगार्डलेस ऑफ कलर, जेंडर, कास्ट, रेस, आप किसी भी सोशल स्टेटस के हो, फाइनेंशियल स्टेटस आपका कैसा भी हो, आपके साथ ट्रीटमेंट गलत कोई नहीं कर सकता, ये बिल्कुल मना है। और अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए फिर पनिशमेंट्स हैं। सो ये आज की स्थिति है, ये आज की सिचुएशन है इक्वालिटी की, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्लियरली बोल्ड वर्ड्स में कहता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, कोई किसी प्रकार का टाइटल नहीं रख सकता। जो पहले होता था राजा धीराज, ये वो संत महात्मा वाला बड़ा बड़ा लंबे लंबे नाम, वो राजा महाराजा वाले नाम अब कोई नहीं रखेगा, अब कोई टाइटल नहीं होगा। इसके अलावा कि बिल्कुल अनटचेबिलिटी का एंड हो चुका है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बिल्कुल भी कोई किसी को ये ना बोले कि भाई तू अनटचेबल है, कि भाई तू लोअर कास्ट का है। इसके लिए एससी एसटी एक्ट बने हुए हैं आज की डेट में बकायदा, आप अगर किसी को भी गलत वर्ड यूज करते हो, पहले के जमाने में कुछ नहीं होता था, आज के जमाने में बहुत कुछ हो सकता है। सो ये आज की स्थिति है इक्वालिटी की जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब मैं आपको बताता हूं विजिबल इनइक्वालिटीज, यानी कि डिस्पाइट द लीगल फ्रेमवर्क। अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, लीगल फ्रेमवर्क तो तैयार हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने लिख दिया कि भाई इसको हम इक्वालिटी कहते हैं, और अगर गलत काम करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन आज भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं जो आपको विजिबल हैं, जो आपको दिख जाएंगी। संविधान में तो लिख दिया हमने कि हमारे देश में इक्वालिटी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या आप ऐसा नहीं देखते कि मुंबई के अंदर एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और एक तरफ वहां पे धारावी बस्ती है, वहां पे स्लम है? तो क्या ये इनइक्वालिटी का जीता जागता उदाहरण नहीं है? क्या आप कभी यहाँ से बाहर निकलोगे, गुड़गांव साइड भी जाओगे, तो आपको एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और एक तरफ कच्ची झोपड़ियां नहीं मिलेंगी, रोड पे रहते हुए लोग नहीं मिलेंगे? या फिर आप कहीं भी निकल जाओ, बड़े बड़े सिटीज में भी आपको ये नजारा देखने को मिलेगा, एक तरफ लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, और बिल्कुल उनके आमने सामने में स्लम्स भी बने हुए हैं। सो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो विजिबल हैं, जो आपकी आंखों से आप भाई देख सकते हो, आए दिन देखते होगे। सो ये क्या है? अगर हमारा लीगल फ्रेमवर्क इतना ही अच्छा है, हमने अगर लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी, सभी को वो अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है? अभी भी नहीं मिल पाई है। फिर आती है एजुकेशनल इनइक्वालिटी। चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ, कई सारे स्कूल आपने देखे होंगे जो बहुत ही ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज वाले हैं, जहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, जहाँ का साइंस लैबोरेटरी बहुत अच्छी होगी, जहाँ के डेस्क बहुत अच्छे होंगे, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा।
लेकिन वहीं कई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे बैठने के डेस्क भी नहीं होते, लोग जो है बच्चे जो है दरियां बिछा के बैठते हैं, लोग टीन शेड में पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। ये तो खुद मैंने भी अपने टाइम पे फेस किया है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12th 11th 10th, मैं खुद एक ऐसे स्कूल से था, गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पे टीन शेड में वो स्कूल चलता था, और आज भी चल रहा है इवन दिल्ली के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं। जबकि दिल्ली में बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो बहुत अच्छे भी बने हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी सरकार का ध्यान नहीं गया था। सो ये क्या है? इनइक्वालिटी है, एजुकेशनल इनइक्वालिटी। हर बच्चे को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, दिल्ली देश की राजधानी में भी। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो कि कुछ बेसिक एमिनिटीज जो हमारी होती हैं कई स्कूलों में तो वो भी नहीं होती, और कहीं कहीं पर बहुत कुछ होता है। फिर फूड इनइक्वालिटी की बात आती है, को एग्जिस्टेंस ऑफ फूड वेस्टेज एंड स्टारवेशन। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों में अगर आप देखोगे, एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो खाने को वेस्ट करते हैं, आधा खा के फेंक देते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो भूखे मरते हैं, जो भूखमरी से बेचारे, खाना ना मिलने की वजह से भी जिनकी डेथ होती है। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, आप अपने आसपास बाहर निकल जाओ, दिल्ली में अगर रहते हो तो आपको दिख जाएगा, कुछ लोग खा पी के आधा ऐसे ही फेंक देते हैं बचा के, और कुछ लोग रोड पर इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि आप उनको कुछ एक रोटी खिला दोगे, एक दो रोटी। सो ऐसा भी है। सो ये क्या, ये इनइक्वालिटी नहीं है? क्या सभी को इक्वल खाना मिल रहा है इस देश में? नहीं मिल रहा है। क्या सभी लोग अमीर हैं? नहीं है। क्या सभी लोग मिडिल क्लास में आते हैं? नहीं आते। क्या सभी लोगों को अच्छे वीआईपी या फिर बेसिक एमिनिटीज वाले स्कूल मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। सो ये सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं इनइक्वालिटीज के, जो मैंने आपके सामने जो तीन चीजें डिस्कस करी है, जो विजिबल है, जो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है समान रूप से? अब इस पे डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप स्किल, टैलेंट एंड परस्यू गोल्स। मैं आपको बोलूं कि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, आप बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हो, लेकिन व्हाट इफ सामने वाले आपको ना चुनकर, और अगर कोई पैसे वाला है उससे पैसे लेकर उसको इंडियन क्रिकेट टीम में डाल दें, और आप साइड में बैठे रहें, आपका टैलेंट और आपकी स्किल धूल खाता रहे? क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा भी इंडिया में होता है। और अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती बहुत बारी, आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, वो कभी कभी दबके रह जाती हैं, जस्ट बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी जाती, वो किसी और को दे दी जाती है। सो इन इक्वालिटी इन एक्सेस टू बेसिक गुड्स लाइक एजुकेशन। बहुत बच्चे हैं भाई जिनको पढ़ने का शौक है, लेकिन उनको स्कूल तक या ट्यूशन तक भेजने के पैसे नहीं होते उनके माँ बाप के पास। और हेल्थ केयर, कि भाई हॉस्पिटल्स में प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हाउसिंग, बहुत लोगों के पास घर नहीं होते हैं। सो होगा क्या, जब ये सारी चीजें नहीं होंगी ना, तो ये भी तो एक इनइक्वालिटी है। जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, उनको सरकारें एटलीस्ट, जो लोग बिल्कुल भी होमलेस हैं, बिल्कुल ही होमलेस हैं, उनको कम से कम एक रहने के लिए जगह दो, उनको एटलीस्ट एक जो बेसिक एजुकेशन है वो अच्छे से मिले, अच्छे तरीके से, मीन्स अच्छे तरीके से मिले, तभी तो वो काम की है इक्वालिटी। अदरवाइज अगर उनको अपॉर्चुनिटी ही आप नहीं दे रहे हो, सो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी वर्ड लिख देने से हमारे इंडिया में इन रियल वो इक्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, अब है नेचुरल वर्सेस सोशल इनइक्वालिटीज। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल इनइक्वालिटी होती हैं डिफरेंसेस बेस्ड ऑन इनेटेड एबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, दे आर टिपिकली अनचेंजेबल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सब में अलग होती हैं एज ए ह्यूमन, जो नेचुरली अलग होती हैं। हो सकता है कोई आपसे लंबा हो सकता है कोई आपसे ज्यादा बलशाली हो। आप इसमें ये नहीं कह सकते मेरे साथ ये इनइक्वालिटी हो रही है, मैं तो छोटा हूं। नो, ये नेचुरल इनइक्वालिटी है, ये प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है, ये प्राकृतिक रूप से इनइक्वालिटी आई है आपके अंदर। इसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। हो सकता है कि आप में थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो, सामने वाले में ज्यादा हो, ठीक है, तो इसका, और इंटेलिजेंस आप में कम हो, सामने वाला ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आप इसका रोना थोड़ी रोगे बैठ के कि भाई मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मैं तो पढ़ नहीं पाता, वो टॉपर इतना पढ़ रहा है, उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, ये तो इनइक्वालिटी है। जी नहीं, ये इनइक्वालिटी में नहीं आएगा, ये नेचुरल इनइक्वालिटी है। ठीक है, फिर आती है हमारी सोशल इनइक्वालिटी। देखो नेचुरल में आपको यहां से दिख जाएगा, यहाँ पे दोनों लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जिसने मेहनत करी है। यहाँ पे अगर कोई हारता है तो वो ये बहाना नहीं दे सकता कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और सोशल इनइक्वालिटी का मतलब होता है जब हमारा समाज किसी के साथ भेदभाव करता है और एक्सप्लॉइटेशन करता है। यानी कि आपका स्टेटस अलग अलग है
कोई अमीर है और कोई गरीब है, आप मतलब मान के चलो कि आपकी जो जाति है, आपका जो नस्ल है और आपका जो जेंडर है, अगर उसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जा रहा है तो ये भी एक तरीके से एक सोशल इनइक्वालिटी है कि भाई आप ऐसे ना करो। ये सोसाइटी के अंदर बनाई गई एक इनइक्वालिटी है कि जो अमीर अमीर लोग हैं वो अलग खड़े होंगे, गरीब लोगों को अलग कर देना। समझ रहे हो, आप किसी के साथ कैसा ट्रीट करोगे ये उसकी कास्ट डिटरमाइन करेगी, तो ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचुरल इनइक्वालिटीज। देखो भाई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और मेडिसिन साइंस टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, चैलेंज द परसेप्शन ऑफ सर्टेन नेचुरल डिफरेंसेस एज अनचेंजेबल। मैं अगर आपको बताऊं, पहले के जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो कुछ चीजें ऐसी लगती थी जो नेचर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है कि उसको कभी बदला ही नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती थी जो लगता था कि कभी भी बदली नहीं जा सकती। जैसे आज की डेट में असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर फॉर द ब्लाइंड, व्हीलचेयर एंड आर्टिफिशियल लिम्स। आज की डेट में जो ब्लाइंड हैं उनके लिए कंप्यूटर आ गए हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे वो पढ़ भी सकते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट आपने अगर सुना हो। व्हील चेयर्स आ गई हैं आज की डेट में ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बैठ जाना है, आपके एक बटन पे आपकी पूरी की पूरी व्हील चेयर इधर से उधर होगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। वहीं आर्टिफिशियल लिम्ब आ गए हैं। ठीक है, सो जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते थे उनको कम से कम कुछ तो मदद मिली है टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने से उनकी हेल्प हुई है। मेडिकल एडवांसमेंट हुई है, आज की डेट में कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। हो सकता है बहुत लोगों का फेस जल जाता था पहले, तो ऐसे में क्या होता था, उनको पूरी जिंदगी वैसे ही रहना पड़ता था, है ना, वो एक वैसा ही हो जाता था, मतलब वो चेंजेबल नहीं था। पर आज की डेट में प्लास्टिक सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। हो सकता है किसी का नाक छोटा हो, है ना, और बाद में वो उसमें सर्जरी करा के नाक लंबा कर ले। आज की डेट में तो हाइट भी बढ़ जाती है। ठीक है, आपके वो घुटनों के नीचे पता नहीं क्या वो आयरन सा कुछ लगा देंगे ऑपरेशन करके, या कुछ ऐसा लगाएंगे, वो लंबी सी स्टिक सी, आप ऐसे लंबे हो जाओगे 3-4 इंच तक। सो ये भी चल रहा है आज की डेट में, लोग चैलेंज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से। जो नेचुरल इनइक्वालिटीज पहले होती थी, आज तो उनको भी चैलेंज लोग कर रहे हैं, और बिल्कुल कर रहे हैं। आपको मैं आगे दिखाता हूँ। जैसे स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इनका केस आप देखो। इनको ना बहुत सीवियर फिजिकल लिमिटेशंस थी। ठीक है, ये प्रॉपरली चल नहीं पाते थे, बस बैठे रहते थे कुर्सी पे, और वो भी ऐसे मतलब इकट्ठे से होके बैठते थे, पूरा ऐसे भी नहीं सीधा होके बैठ रहे हैं। इनको बहुत दिक्कत थी, लेकिन फिर भी स्टीफन हॉकिंग ने साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दिया है और साइंस की फील्ड में बहुत कुछ किया भी है। अब मैं अगर आपको बताऊं, जो अपनी इक्वालिटी होती है उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरा डायमेंशन होता है सोशल इक्वालिटी, तीसरा डायमेंशन होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब आप ये समझ लो कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो आप सभी को बराबर समझो, चाहे कोई मेल है, फीमेल है, शूद्र है, दलित है, ब्राह्मण है, आप सभी को बराबर का राइट दो कि वो भी वोट डाल सके, वो भी पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिकल प्रोसेस में। सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है समाज में आप सभी को बराबर का हक दो। भाई कोई भी मंदिर में आ सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी किसी से शादी कर सकता है, और ऐसे में कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ, कोई भी किसी के घर का खाना खाए, पानी पिए। ठीक है, सो ये बिल्कुल भी भेदभाव ना हो, सोशल इक्वालिटी तभी आएगी। इकोनॉमिक इक्वालिटी, और इसमें एक चीज और है, इसमें जेंडर वाला भी ऐड हो जाएगा, मेल फीमेल वाला जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो खत्म किए जाएं। इकोनॉमिक इक्वालिटी आप कह सकते हो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो कम हो, जो रिच एंड पुअर वाला सिस्टम है और जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर है, ये चीजें थोड़ी सी कम हो। अब मैं आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी को थोड़ा सा अंदर जाके समझाता हूँ। इक्वल सिटीजनशिप राइट्स ग्रांटेड टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी कि जब आप एक ऐसे देश में रहते हो जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, तो सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएं अगर वो डेमोक्रेटिक देश है। और जैसे कि वोटिंग का राइट है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो भी नागरिक कुछ बोलना चाहता है तो वो अपनी बात रख पाए, मूवमेंट यानी कि कहीं जाना चाहता है तो जा पाए, एसोसिएशंस यानी कि वो कुछ क्रिएट करना चाह रहा है पार्टी वगैरह अपनी तो वो बना पाए, एंड बिलीफ जो भी उसका विश्वास है, जिस धर्म में भी वो मानता है, वो उस धर्म को अपना फ्रीली फॉलो करे। इससे क्या होगा, हर इंडिविजुअल डेवलप कर पाएगा। ठीक है, और पार्टिसिपेट कर पाएगा सरकारी जो भी अफेयर्स होंगे, जो भी देश के अंदर काम होंगे,
उसमें वो भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर पाएगा। सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी कहते हैं कि भाई फेयर एंड इक्वल चांस, सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं समाज में, चाहे वो किसी भी तबके के हों, उनको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले, बराबर का उनके साथ ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कैसे भी हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ सोशल इक्वालिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे इक्वल एक्सेस मिलेगा एजुकेशन को लेकर। पहले क्या होता था कि भाई दलित्स को, एससी कैटेगरी के लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि वो सही से एजुकेशन ले पाए। तो ऐसे में अब अगर इक्वलिटी होगी तो उनको भी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर सभी को इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, सभी के साथ अच्छे से एक मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, एडिकेट, नरिशमेंट एंड मिनिमम वेजेस। कि भाई ये बहुत होता था पहले कि अगर कोई कमाने जाता है तो एक मेल को तो मिलेंगे 600-700 रुपये फॉर एग्जाम्पल, फीमेल को 250-300 रुपये, सीधा आधा, क्योंकि बोल दिया जाता था सेम काम के लिए कि भाई तुम तो लड़की हो और लड़कियों को हम पेमेंट आधी देंगे। तो ये बहुत ही गलत है। अगर कोई काम लड़का कर रहा है और सेम काम लड़की कर रही है तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके अलावा पॉलिसीज टू काउंटर एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स, बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह भी, मतलब अगर मैं आपको बताऊं विमेन राइट इन इनहेरिटेंस एंड एजुकेशन, कि भाई इनहेरिटेंस को लेकर भी एक बात उठती है कि अगर मान लो माता पिता नहीं रहे तो उनकी संपत्ति बेटों को ही क्यों जाती है, बेटियों को क्यों नहीं। इनहेरिटेंस का जो राइट है वो सिर्फ लड़कों के पास क्यों है। इसके अलावा एजुकेशन का राइट, सिर्फ ऊंची एजुकेशन, हायर एजुकेशन का राइट सिर्फ लड़कों के पास क्यों है। सो ऐसे इसके लिए भी लगातार कुछ ना कुछ पॉलिसीज आती रहती हैं, आनी भी चाहिए, जिससे कि ये चीजें थोड़ी सी फिक्स हो। ऐसे में सरकार का क्या रोल है, रोल ऑफ द स्टेट। देखो सरकार का काम ये है कि ये भेदभाव को कम करने के लिए सरकार कुछ पॉलिसीज बनाए। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जहां पे लड़कियां जो स्कूल जाती हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा हो रहा था, वो पूरी अपनी शिक्षा लेती नहीं थी, लोगों को भी थोड़ा सा जागरूकता नहीं थी कि भाई हाँ लड़कियों को भी पढ़ने देना चाहिए। सो ऐसे में सरकार ने पॉलिसीज बनाई। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए जाएं, वो उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाने की कुछ कोशिश की जाए, जिससे कि एटलीस्ट वो भी सोसाइटी के अंदर जुड़ पाए, समाज के अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर वो भी जुड़ पाए। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है एड्रेसिंग सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इन वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड इनकम। जब आप किसी देश में रहते हो तो एक तरफ वो लोग हैं जो नाले के किनारे झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। अगर आपको ये आपके देश में चीजें दिख रही हैं, इट मीन्स आपके देश में पूरी तरीके से इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी भी नहीं आई है, अभी भी डिस्पैरिटीज हैं। वेल्थ को लेकर सभी के पास पैसा बराबर नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। इनकम को लेकर कोई है जो भाई बहुत पैसे कमाता है, कोई है जो बिल्कुल कम कमाता है। ठीक है भाई, कोई है जो बहुत पैसे कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है। होता क्या है, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट। यानी कि आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कैसे मेजर करते हो। सबसे पहले आप देखोगे कौन कितना रिचेस्ट है, फिर क्या उस देश में उतना ही ज्यादा कोई पुअरेस्ट भी है। नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, एक होती है बीपीएल लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का एक कार्ड भी बनता है। सो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि आप बहुत ही गरीब हो, आपको अनाज की भी जरूरत है, आपको इलाज की भी जरूरत है, आपको पढ़ाई की भी जरूरत है। सो सरकार ने कुछ यहाँ पे पॉलिसीज बना रखी हैं ऑलरेडी इंडिया में, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग होते हैं, सच एज उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज देना, हेल्थ केयर में इक्वालिटी, जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं अच्छे खासे नाम होते हैं जिनके, तो वहाँ कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं बीपीएल कैटेगरी के लिए, और इसी तरीके से अनाज उनको दिया जाता है मुफ्त में। सो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर लानी है तो बहुत अभी टाइम लगेगा इस चीज को करने में। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, अब एक नाम आता है कार्ल मार्क्स का, बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, और समझते हैं इन्होंने क्या बताया है। ये कहते हैं इनइक्वालिटी का रूट कॉज क्या है, कार्ल मार्क्स बताते हैं प्राइवेट ओनरशिप ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज, लैंड, फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज। अगर ये दो तीन चीजें किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में है ना, तो वो हमेशा वहां पे लोगों के साथ भेदभाव होगा और एक्सप्लॉयटेशन होगा, कभी वहां गरीबों का भला नहीं होगा, ऐसा वो कहते हैं। ओनरशिप हमेशा होनी चाहिए कि भाई स्टेट के हाथ में, सरकार अपने हाथ में सब कुछ ले लेगी तो कभी कोई प्राइवेट कोई कंपनी वाला बिजनेसमैन बनेगा ही नहीं, सब सरकार खुद कर लेगी। सो
इससे होता क्या है, अगर सब प्राइवेट होता है तो सिर्फ जो बुर्गोइस कम्युनिटी है, यानी कि एक ऐसे लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, उन्हीं का फायदा होगा। गरीब लोग हमेशा पिसते रहेंगे, उनका कुछ फायदा नहीं होगा। प्राइवेट ओनरशिप का इंपैक्ट ये पड़ता है कि लेट्स टू एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक वाली इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, जहां जो वेल्दी क्लास है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो सारी की सारी पावर अपने पास रखते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां, जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, वो भी अमीर बनती हैं। और होता क्या है, इकोनॉमिक पावर supports other forms of inequality such as social or political privilege, creating systematic division in society। अगर इकोनॉमिकली ही किसी देश के अंदर प्रॉब्लम आ जाए ना इक्वालिटी वाली, तो वो फिर सोशल में भी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जिस पे पैसा ज्यादा है और अगर किसी पे है ही नहीं, तो वो उसके पास प्रिविलेजेस ज्यादा होंगी, वो उतना ही ज्यादा वीआईपी बनेगा, उतना ही ज्यादा वो समाज के अंदर भेदभाव करेगा। सो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी सारी और इनइक्वालिटीज को जन्म दे सकती है, ये आपको आइडिया भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने वाली थी। अब इसका सॉल्यूशन ये बताया गया है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए पब्लिक, सरकारी कर दो सारी चीजें, टू एलिमिनेट क्लास डिस्टिंक्शंस। जो ये क्लास बनी हुई है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो, सब कुछ सरकारी कर दो। ठीक है, जितने भी एसेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सब सरकार अपने हाथ में ले ले। यानी कि सपोज आप मान के चलो, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सरकार अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में रखे, जितनी भी जमीनें हैं वो सरकार के अंडर में रहे। इससे क्या होगा, वेल्थ का कंसंट्रेशन, जो धन दौलत है, वो पैसा किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगा, और रिसोर्सेज जो हैं वो सभी को इक्वली मिल पाएंगे। यही इसका एक प्रपोज सॉल्यूशन है जो बताया गया है। अब लिबरल लोगों का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, वो क्या मानते हैं। ये इनके अपोजिट हैं, कार्ल मार्क्स के। लिबरल लोगों का मानना है कि भाई फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि अगर सबको आप बराबर एक उसमें तराजू में तोलते हो, तो ये भी तो एक तरीके से भेदभाव है। ये कह रहे हैं अगर आप में इतना टैलेंट है तो आप आओ आगे निकल कर। इन इक्वालिटीज आर एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज एवरीवन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू compete एंड सक्सीड। यानी कि जब सभी को आप एक सिमिलर स्टार्टिंग लाइन दे रहे हो ना, इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी की लाइन। अगर ये लाइन पे सब खड़े हैं तो ये उनकी जो स्किल्स हैं और जो उनके अंदर का जो आप कह सकते हो जो पावर है ना, वो डिसाइड करेगा कि उसको समाज में कहाँ रहने का हक है। अगर आपको बराबर का सब कुछ मिल रहा है, एक क्लासरूम में बैठे हो, इक्वल एजुकेशन मिल रही है, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपकी गलती है। अगर कोई अगला पढ़ रहा है तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि इक्वालिटी नहीं है, उसको क्यों नंबर 100 में से 100 मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। सो ऐसा नहीं है। लिबरल लोगों का मानना है कंपटीशन होना चाहिए जब तक वो अच्छा है। तो स्टेट का रोल ये है, जो बेसिक कुछ नीड्स होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ये तो सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, एक लेवल बनाओ, मतलब एक एजुकेशन। हो सकता है कोई बच्चा गरीब घर से आता हो, तो सरकार क्या करेगी, उसको एजुकेशन का एक बैकग्राउंड बना के दे दे, और हेल्थ केयर में सरकारी हॉस्पिटल आ जाए। और इसके अलावा जब ये चीजें होंगी ना, और घर भी होगा, तो वो एक स्टार्टिंग लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद आगे उसकी किस्मत, अगर वो पढ़ने वाला होगा तो सरकारी से पढ़कर भी बाहर विदेश चला जाएगा, पढ़ने वाला नहीं होगा तो उसको आप किसी भी स्कूल में पढ़ा दो, वो नहीं पढ़ पाएगा। सो स्टेट का रोल बस इतना है, बेसिक चीजें वो इंश्योर करें, और रेगुलेट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन मार्केट और इंस्टीट्यूशंस टू मेंटेन फेयरनेस। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में गलत काम हो रहा है तो सरकार उसको रोके, सरकार उसके ऊपर नजर बनाए रखे। सो यही है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, कि इनइक्वालिटी इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम अनलेस इट बिकम्स इंटरेस्ट एंड अनजस्ट। इनइक्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनइक्वालिटी तब एक प्रॉब्लम है जब स्टार्टिंग लाइन किसी को ना मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए इंडिया के अंदर, जैसे सीयूईटी वगैरह, वो बहुत ही फेयर हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा स्कोर करोगे तो अच्छा कॉलेज लोगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो भाई आपको कैसे कोई अच्छा कॉलेज दे देगा। आप बोलोगे कि नहीं इक्वालिटी है, मुझे तो कॉलेज अच्छा वाला दो। ऐसा नहीं होता। सो इसी के साथ हमारा ये इक्वालिटी का चैप्टर विद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे भी ऐसे बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक लिखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।